हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। देखिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। तो चलें बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम इस एक्सरसाइज को शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है ए एंड बी बी 2/3 मैट्रिक्स एंड सी एंड डी बी 2 स्क्वायर मैट्रिक्स। मुझे इसमें एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी है, इन दोनों का ऑर्डर 2/3 है। मतलब ए और बी का ऑर्डर सेम है और उनका जो ऑर्डर है वो क्या है, 2/3 है। और जो भी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते हैं, वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास निकल कर आ गई है कि ए और बी दोनों कौन से मैट्रिक्स हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और दोनों का ऑर्डर क्या है, 2/3। फिर कहता है सी एंड डी बी स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर सी और डी की बात की जाए तो वो कौन से मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक हो गया। और अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ रोज जो होती हैं, जो नंबर ऑफ जो रोज होती हैं वो इक्वल हो जाती हैं किसके, नंबर ऑफ कॉलम्स के। मतलब उसमें सेम नंबर ऑफ रोज और सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। मसलन अगर उनमें 1 रो है तो 1 ही कॉलम होगा, अगर 2 रोज है तो 2 ही कॉलम होगा, अगर 3 रोज है तो 3 कॉलम। सेम यही कंसेप्ट चलता रहेगा। अब ये क्वेश्चन देगा और उसने पूछा क्या है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड। नीचे कुछ ऑप्शंस देगा हमें, कुछ ऑप्शंस दी हुई हैं 4 से 5। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंड, उनमें से हमने ये बताना है कि कौन सी डिफाइंड है। और दूसरा राइट डायमेंशन ऑफ डिफाइंड ऑप्शंस ऑपरेशंस। और जो ऑपरेशंस डिफाइंड है, मतलब प्लस माइनस या जो भी बात कर रहा है, अगर वो डिफाइंड है, अगर वो हो सकते हैं, तो हमने जो मैट्रिक्स निकल कर आएगा उन दोनों को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर, तो उसका आपने क्या निकाल कर देना है, ऑर्डर निकाल कर देना है। ठीक है। अब देखें यहां पर पहली ऑप्शन को देखें तो लिखा हुआ है ए प्लस बी। दो मैट्रिक्स को ए और बी को क्या करना है, हमने ऐड करना है। देखें जब भी बात एडिशन की आती है, जब भी बात एडिशन की आती है या सब्ट्रैक्शन की बात आती है, सब्ट्रैक्शन की बात आती है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात आती है, ये उसी वक्त ही वैलिड होगा जिस वक्त उनका, जिन मैट्रिक्स को हम ऐड कर रहे हैं उनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। उनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। सही है। फॉर एग्जांपल अगर एक मैट्रिक्स में ऑर्डर, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है और मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है, अब डेफिनेटली इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ रोज तो सेम है बट नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है, तो ये आपस में ऐड नहीं हो सकेंगे। ठीक है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होना चाहिए कि उनका ऑर्डर, जिन जिन मैट्रिक्स को हम ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब अगर हम ए और बी का देखें, कहता है ए को बी में ऐड करना है आपने, तो गौर करें अगर हम, तो ऑर्डर ऑफ ए क्या है, 2/3। ऑर्डर ऑफ ए वो भी मेरे पास कितना है जी, 2/3। और अगर मैं ऑर्डर ऑफ बी की बात कर लूं कि बी का क्या ऑर्डर है, तो वो भी क्या है, 2/3। और ये दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी दोनों का क्या हो गया, सेम हो गया। और जब भी ऑर्डर सेम हो गया तो दिस इंप्लाइज कि हम क्या कर सकते हैं कि ए प्लस बी इज डिफाइंड। हम ए को बी से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, डिफाइंड है। और ऐड क्या, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। मतलब आप ए में बी को ऐड कर सकते हैं, आप बी में ए को ऐड कर सकते हैं, आप ए से बी को माइनस कर सकते हैं, आप बी से ए को माइनस कर सकते हैं। ये चारों काम आप कर सकते हैं। ठीक है। और अब दूसरा ऑप्शन ये कहता है कि राइट द डायमेंशन। डायमेंशंस की मुराद वही बात कर रहा है कि जो नया मैट्रिक्स निकल कर आ रहा है उसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है। तो जिस वक्त दो मैट्रिक्स को ऐड किया जाता है या दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो ऑर्डर वही रहता है, जो उन दोनों का ऑर्डर होगा वही ऑर्डर रहेगा। तो यहाँ पर ये तो पहले पॉइंट का ऑप्शन का आंसर आ गया। और यहाँ पर ये दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा कि ऑर्डर ऑफ ए प्लस बी, जो ए और बी को ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स निकल कर आएगा उसका ऑर्डर भी कितना होगा, 2/3। क्यों, 2 रोज और 3 कॉलम्स दोनों में है ना, 2 रोज 3 कॉलम, तो ऑर्डर ऑफ ए प्लस बी मेरे पास कितना निकल कर आ जाएगा, 2/3, 2 into 3, 2/3। नेक्स्ट है, कहता है कि बी को डी में ऐड करें। क्लियरली देखें अगर तो बी मेरे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, और डी क्या है मेरे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहां पर लिखा हो ना, बी का ऑर्डर ही है और ये स्क्वायर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है, और डी की बात कर रहा है और डी क्या है मेरे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम ही नहीं होता, तो हम ये कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डी। अब इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, तो दिस इंप्लाइज बी प्लस डी इज नॉट डिफाइंड। ये दोनों तो डिफाइंड ही नहीं है, तो हम इनको ऐड नहीं कर सकते। और अगर हम इनको ऐड ही नहीं कर सकते, ये तो पहले का ऑप्शन आंसर आ गया। दूसरे का अगर बात कर लें, अगर हम इनको ऐड नहीं कर सकते तो हम इनके ऑर्डर की कैसे बात कर सकते हैं। सो ऑर्डर ऑफ बी प्लस डी इज आल्सो नॉट डिफाइंड, या हम उसके बारे में कोई बात कर ही नहीं सकते हैं। ठीक हो गया। आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3a - 2c। अब गौर करें, ये 3a का क्या मतलब है। 3a का मतलब ये कि a आपके पास एक मैट्रिक्स है
और 3 आपके पास एक नंबर है। आपने किसी भी मैट्रिक्स को नंबर से मल्टीप्लाई किया, आगे जाकर क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे मल्टीप्लाई होगा, क्वेश्चन के साथ किसी भी नंबर को कैसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसी एक्सरसाइज में, इसी लेक्चर में देखेंगे। बट जिस वक्त भी किसी नंबर को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है ना, तो ये जो मैट्रिक्स होता है, जिस मैट्रिक्स के साथ आप मल्टीप्लाई करते हो, उसका ऑर्डर जो होता है वो सेम ही रहता है, ऑर्डर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मसलन मेरे पास एक मैट्रिक्स है, एक नंबर है, लेट से एक मैट्रिक्स है मेरे पास, लेट से उसमें 3 रोज हैं और लेट से 2 कॉलम्स हैं। तो जिस वक्त ये 3 मल्टीप्लाई होगा, तो 3 जिस वक्त इन मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसका ऑर्डर यही रहेगा, मतलब इसमें 3 रोज ही रहेंगी और 2 कॉलम्स ही रहेंगे, मतलब इसमें यही इसका ऑर्डर रहेगा, ऑर्डर इसका चेंज नहीं होगा। तो कुल मिलाकर बात ये हो गई कि किसी भी मैट्रिक्स को जिस वक्त किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होता। तो 3a का ऑर्डर कितना है? 2/3, सही है। तो जिस वक्त 3a की बात करेगा तो उस वक्त भी ऑर्डर इसका 2/3 रहेगा। और अगर मैं c की बात कर लूं, तो c क्या है हमारे पास? c तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब उसका ऑर्डर 2/2 हो सकता है, उसका ऑर्डर 3/3 हो सकता है, उसका ऑर्डर 4/4 हो सकता है, उसका ऑर्डर 1/1 हो सकता है। और अगर इन दोनों को मैं कंपेयर कर लूं, तो क्या ये दोनों इक्वल है? इक्वल तो नहीं है। इट मीन्स, इसका क्या मतलब हो गया ना, कि वी कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट दीज 2 मैट्रिक्स। तो ये जो ऑपरेशन की बात कर रहा है, इट इज नॉट डिफाइंड। तो ये ऑपरेशन क्या हो जाएगा? आपके पास डिफाइंड नहीं है। सो क्या लिखेंगे? एज, इसका आंसर कैसे लिख देंगे? ऑर्डर ऑफ 3a इज 2/3, ऑर्डर ऑफ 2c इज लेट्स से स्क्वायर मैट्रिक्स, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका स्क्वायर मैट्रिक्स है। सो 3a माइनस 2c इज नॉट डिफाइंड। ये तो हमारे पास डिफाइंड ही नहीं है, इसको हम फाइंड नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7c प्लस 2d। देखें यहाँ पर उसने ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि c हमारे पास 2/2 मैट्रिक्स हो और d हमारे पास 3/3 मैट्रिक्स हो। उस सूरत में तो c और d भी आपस में ऐड नहीं हो सकेंगे। बट मानकर ये चलते हैं कि c एंड d भी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर हम कर लेते हैं कि उनका ऑर्डर क्या है? आपके पास सेम है। ठीक है, c और d दोनों 2/2 के मैट्रिक्स हैं, 3/3 के मैट्रिक्स हैं, या n/n के मैट्रिक्स हैं। तो 7c वही बात है, 7c की बात करूंगा तो भी ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेगा, ऑर्डर पे चेंज नहीं होगा। 2d की बात करूंगा तो ये भी आपके पास क्या रहेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेगा। और चूंकि मैंने यहाँ पर लिखा है कि इन दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम है। और अगर इन दोनों का ऑर्डर सेम है, देखें 2 केसेस हो सकते हैं ना, कि इन दोनों का ऑर्डर या तो सेम हो सकता है और या सेम नहीं हो सकता। तो सेम होने की सूरत में ऐड हो जाएंगे, सेम होने ना होने की सूरत में ये ऐड नहीं हो सकते हैं। तो हम केस बना लेते हैं। केस नंबर 1 ये कर लेते हैं, लेट ऑर्डर ऑफ c इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ d। अगर c और d का ऑर्डर सेम हो गया तो इस सूरत में दिस इंप्लाइज 7c प्लस 2d इज डिफाइंड। उस सूरत में तो ये क्या हो जाएंगे? डिफाइंड हो जाएंगे। और दूसरी बात ये कर लेंगे कि ऑर्डर ऑफ 7c प्लस 2d जो भी ऑर्डर होगा, मतलब वो हमारे पास क्या रहेगा? हम उसको सीधी सी बात है लिख लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर लेट से n/n की बात कर लेते हैं। ये तो केस 1 हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। अब केस नंबर 2 की अगर बात करें, केस नंबर 2 में ये कर लेते हैं कि लेट्स ये कर लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ जो c मैट्रिक्स है वो इक्वल नहीं है ऑर्डर ऑफ d के। अब c और d का ऑर्डर ही सेम नहीं है, तो दिस इंप्लाइज 7c प्लस 2d इज नॉट डिफाइंड। ये तो इस सूरत में डिफाइंड ही नहीं है। दिस इंप्लाइज कि हम इसके ऑर्डर की बात भी नहीं कर सकते। तो यहां पर हमारे पास 2 केसेस बन गए हैं इस क्वेश्चन को लेकर सॉल्व करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब कहता है मल्टीप्लाइंग दी फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय ए रियल नंबर। देखें मल्टीप्लाई करना है किसी भी मैट्रिक्स को किससे? एक रियल नंबर से। तो इस जिस वक्त कोई मैट्रिक्स किसी रियल नंबर से या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है उसको हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, हम उसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। स्केलर का मतलब ये होता है कि दिस इज अ नंबर। ठीक हो गया। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये होता है कि एक मैट्रिक्स को हम एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहां पर मुझे ये किया गया है, एक मैट्रिक्स ए दिया गया है और 1 2 3 उसका एक कॉलम है और उसमें कितनी रोज है जी? 3 रोज है। और मल्टीप्लाई किससे करना है भाई? हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। लेट से मुझे
इसको ये मतलब ये है कि मुझे क्या फाइंड करके देना है, 2a फाइंड करके देना है। मुझे क्या फाइंड करके देना है, 2a। चलें, a को मैं इसी तरह लिख लेता हूँ 1 2 एंड 3। यहाँ पर भी मैं इसको चेंज कर लेता हूँ a और ये। अब जिस वक्त ये मल्टीप्लाई होगा ना ये कि 1 2 3 तो उसी तरह रहेगा, बट ये जो बाहर वाला 3 है, ये वाला, ये जो 2 है, ये 2 सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, 2 1 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 2 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में ये करते हैं कि जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नंबर सारे एलिमेंट्स के साथ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सारे एलिमेंट्स के साथ जाकर वो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2a का मतलब ये हो गया कि ये जो 2 है ये a के हर एलिमेंट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब a के अंदर कितने एलिमेंट्स थे, 3 एलिमेंट्स ही तो थे। तो a का ये जो 2 था ये सारे एलिमेंट्स के साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो 2 1s are 2, 2 2s are 4 एंड 2 3s are 6। तो ये जो आंसर निकल कर आ गया, ये क्या निकल कर आ गया, 2a। और 2a की बात कर लेंगे तो क्या कहेंगे, 2 4 6 इज द आंसर। अच्छा, अब और करें जरा, 2a को क्या हम a प्लस ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? और वही काम करें, अगर a प्लस ए करें तो आंसर सेम आना चाहिए ना। 1 2 3 ऐड कर लें, 1 + 1 आगे प्रोसेस देखेंगे तो ये ऐड होकर 2 4 एंड 6 ही निकल कर आएगा। तो एक्चुअली स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब यही होता है कि हमने जो एडिशन वाला प्रोसेस है ना, हम उसको शॉर्ट करके मतलब डायरेक्ट उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आई होप सो कि ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलें अब नेक्स्ट मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। एक मैट्रिक्स बी दिया गया है जिसके अंदर एलिमेंट्स ए बी सी डी ई एफ हैं और हमने के से मल्टीप्लाई करना है। देखिए हमारे एक्चुअली स्टूडेंट्स जब इस तरह की चीज़ को देखते हैं तो ये एक साइकी है कि हम चूंकि नंबर्स के साथ इजी फील करते हैं उनको मैनिपुलेट करना, उनके साथ वर्क करना। बट जिस वक्त हम किसी सिंबल्स को देख लेते हैं, अल्फ़ाबेट्स को देखते हैं तो ऑटोमेटिकली क्यों हमारा उनके साथ इतना इंटरेक्शन कम होता है तो हम थोड़ा डिफिकल्ट फील करते हैं, यार ये ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ये क्या चीज़ है और ये के क्या चीज़ है। देखिए कुछ भी है, उसने खुद आपको कह दिया है कि ये जो के है ये आपके पास एक नंबर है और ये नंबर आप जो मर्जी है सोच लो, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, 2024-25 भी हो सकता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? और ये अंदर ए बी सी डी ई एफ ये कुछ भी हो सकता है, समथिंग क्या, एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकता है। देखें क्या कहते हैं, जो मैट्रिक्स होती है ना, ये मैट्रिक्स होती है अरेंजमेंट होती है। अरेंजमेंट ही होती है ना, किसकी, किसी भी चीज की अरेंजमेंट होती है। अगर उसमें नंबर लिखे हुए हैं तो नंबर्स की अरेंजमेंट हो जाएगी, अगर उसके अंदर अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं तो अल्फाबेट्स की अरेंजमेंट हो जाएगी। अगर उसके अंदर कोई, फॉर एग्जांपल आप क्लास में बैठे हैं तो क्लासरूम की अगर बात करें, देखें उसमें अगर ऐसे बात करें तो ये रोज हो जाती है, और अगर बात करें तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, ऐसे चेयर्स आप सबकी अरेंज की जाती है ना। तो अगर क्लास की बात करें तो क्लास भी तो आपके पास एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है। लेट्स से उसमें 3 रोज हैं और उसमें 4 कॉलम्स हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर तो आप भी, और अगर आपको ही उठाकर हमने यहाँ पर बैठा दिया, लेट से एक स्टूडेंट है जिसका नाम ए से शुरू होता है, ए से, जिसका नाम बी से शुरू होता है वो बी से, सी वाला सी, इस तरह हमने रख दी है। तो हमने इनको देखकर परेशान नहीं होना कि ये क्या चीज़ है। क्लियर? तो यहाँ पर मान के चल रहा है कि ए बी सी डी ई एफ इज द एलिमेंट एंड के इज एनी नंबर। सो नंबर को किसी मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है? सर जी वो सारे एलिमेंट से जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। तो कुल मिलाकर मुझे क्या फाइंड करके देना है, के बी निकाल कर देना है, के बी निकाल कर देना है, ए बी सी डी ई एफ। ठीक, अब क्या हमने सीखा कि के क्या होगा, के सारे एलिमेंट्स के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो के है पहले ए से मल्टीप्लाई होगा तो के ए बना देगा, के जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो के बी हो जाएगा, के जब सी से मल्टीप्लाई होगा तो के सी बना देगा, के जब डी से मल्टीप्लाई होगा तो के डी बना देगा, सिमिलरली के ई एंड के एफ। अब स्टूडेंट परेशान हो गए कि ये क्या लिखा हुआ है, के ए को मैं क्या लिखूं? भाई के ए को के ही लिखो। हम क्या लिख सकते हैं, अगर 2 × 7 हो रहा होता तो हम 14 लिख देते, अगर 0 × 1 हो रहा होता तो हम 0 लिख देते, अगर -3 × 3 हो रहा होता तो -9 लिख देते। बट के ए को क्या लिखें, के मुझे नहीं पता, उसने कहा जनरल कोई भी नंबर हो सकता है और ए कुछ भी हो सकता है। तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि फाइंड मैट्रिक्स एक्स सच दैट 4x इज इक्वल टू दिस। हमने मैट्रिक्स क्या निकाल कर देना है, एक्स निकाल कर देना, और मुझे कंडीशन दी गई है 4x इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। अब खुद सोच कर देखो बच्चा, अगर ये लिखा होता 4x इज इक्वल टू 4,
लेट्स से ये इक्वेशन एक दी हुई है सिंपल, इस ऊपर वाले क्वेश्चन को भूल जाओ। 4x इज इक्वल टू 4 दिया होता, हम क्या करते हैं, मुझे कहता कि आप मुझे भाई x, चलो इस x की जगह भी आप t लिख लें। अगर ये लिखा होता कि 4t इज इक्वल टू 4 लिखा होता, क्या करते हैं हम? शाबाश, क्या करते हैं? मुझे t चाहिए ना, तो 4 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब मेरे पास 4t है। मुझे कितनी t चाहिए? एक। तो क्या करेंगे, एक के लिए हम 4 को खत्म करना पड़ेगा ना, 4 का जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसका रिवर्स पास डिवाइड कर देंगे, 4 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो d का आंसर कितना हो जाएगा, 4/4, और मतलब डी की टी की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई है, 1। क्लियर? मतलब ये है कि आपने 4 इंटू, कहने की बात ये कर रहा था कि टी की जगह मैं यहां पर क्या लिखूंगी, आंसर 4 निकल कर आए तो हमने क्या लिखना है, 1 लिखना है। सही। अब खुद सोच कर देखो, खुद सोच कर देखो, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सॉल्व तो करते हैं, बट सॉल्व कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। बट आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे सोचो कि यहां पर एक नंबर लिखा हुआ है जिसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1 निकल कर आया। सोचो 4 किस नंबर से मल्टीप्लाई होने पर हमें 1 देगा, तो सर 4 उस वक्त मल्टीप्लाई होगा जिस वक्त हमने इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा। तो हो ना हो मेरे आंसर में यहाँ पर सर 1/4 लिखा होगा, ताकि 4 उस 1/4 से मल्टीप्लाई होकर मेरे पास क्या निकल कर आया, 1 निकल कर आया। सिमिलरली अगर यहां पर मैं क्या लिखूं कि 4 को उससे मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या निकल कर आ जाए, 2। तो सर 4 को आप 2/4 से मल्टीप्लाई कर लेना, 4 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो तब यहां पर 2, इसका मतलब है सर जी यहां पर 2/4 लिखा हुआ था। ठीक है, एक तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे सोच सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। तो क्लियरली एक चीज आपको नजर आ रही होगी कि हमने क्या किया है जी, कि ये 4 यहां पर हमने जो मैट्रिक्स है उसको कैसे मालूम कर लेंगे, 4 को डिवाइड करने पर। अब 4 किसके साथ डिवाइड करें वो देख लें जरा। देखिए जैसे इस क्वेश्चन में 4t लेट्स इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ था, या कोई भी नंबर, लेट्स से एनी नंबर, एनी नंबर। तो मुझे t निकालना था, तो मैंने क्या किया था, एनी नंबर या एनीथिंग डिवाइडेड बाय क्या कर लिया था, 4 कर लिया था, मेरे पास रिजल्ट निकल आया। सिमिलरली जो हमें यहाँ पर गिवन है, जो गिवन है वो क्या है जी, वी आर गिवन दैट के 4x इज इक्वल टू दिस होल मैट्रिक्स, दिस इज 1 2 1, दिस इज 4 2 and 3, दिस इज -1 9 and 7। अब मुझे x चाहिए तो क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग या मल्टीप्लाइंग, छोड़े डिवाइडिंग को छोड़े, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स। हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/4 से ना, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1/4। तो 1/4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ भी 1/4 हो जाएगा, और ये 4 इंटू एक्स, और यहाँ भी क्या आ जाएगा 1/4, और आगे ये वाला सारे का सारा मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगा 1 2 and 1, 4 2 and 3, -1 9 and 7। ये वाला 4 तो 4 से गया, मुझे x मिल गया। अब x मिल गया, अब मैं जब अपनी राइट साइड पर देखता हूँ, ये वाला x तो इधर आ गया। अब राइट हैंड साइड पर देखता हूँ तो ये एक नंबर है, और नंबर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक मैट्रिक्स के साथ। तो नंबर किसी मैट्रिक्स के साथ कैसे मल्टीप्लाई होगा, सर जी नंबर को हर नंबर से मल्टीप्लाई कर दें अंदर एलिमेंट से। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। तो सर क्या मतलब है, 1/4 पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, मैंने कहा हाँ। फिर सर 1/4 किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, अगर इसी रो की बात करूँ तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। फिर 1/4 सर किससे मल्टीप्लाई करें, मैंने कहा 1 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर सर आगे तो कोई एलिमेंट नहीं है तो दूसरी रो में चले जाओ। अब 1/4 किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से, 1/4। सिमिलरली 2 से, 1/4 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/4 लेट से -1, 1/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 से, 1/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से। अब सॉरी मेरी राइटिंग अब यहाँ पर बोर्ड पर इस तरह लिखना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, और डिफ़िकल्ट क्या, मेरे लिए ऐसे ही है राइटिंग। जो मेरे क्लास में भी स्टूडेंट्स होते हैं वो भी यही कहते हैं कि सर जी हमें आपसे गिला है कि जो आपकी राइटिंग है ना वो इतनी खूबसूरत है ना कि दिल ही नहीं करता देखने का। मैंने कहा हाँ मैं भी कहता होता हूँ, मैथ को देखने का वैसे भी दिल किसी का नहीं करता। तो 1/4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। अब ये 2 1s are 2 है, लेट से मुझे जो है ना इनका कलर चेंज कर लेने, इसका फ़ायदा कि यही है ना। चले काटने के लिए तो वैसे रेड ही यूज़ करना चाहिए, बट चलो 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो यहाँ पर अच्छा ये कलर लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा सही से, ऐसे ही चले, ये कितना हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब देखें ये 1/4 ही रहेगा, और यहाँ पर ये 4 और ये 4 आपस में कट के क्या दे देंगे, हमें 1 दे देंगे। ये 2 और 4 1/2 हो जाएगा। सिमिलरली ये 3/4 हो जाएगा, ये -1/4 हो जाएगा, ये 9/4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 7/4। दिस विल बी आवर आंसर, फाइनल आंसर हमारे पास ये आ गया।
अब वही चीज़ जैसे मैंने शुरू में आपको एक्सप्लेन करा था, अगर आप गौर कर लें अभी देखें तो वही चीज़ थी कि यहाँ पर मैंने कहा था 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि मुझे यहाँ पर 1 मिले, तो हमने कहा था 4 को 1/4 से मल्टीप्लाई करें। देखें फिर मैंने कहा था 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 2 आए, तो क्लियरली हमें 2/4 से मल्टीप्लाई करना था। 2, हाँ हाँ सॉरी 2 चाहिए ना, 2 चाहिए, तो 2 चाहिए अगर मुझे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या 4, 4 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 2 आ जाए, तो क्लियरली 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा कि 2 2s आर 4, तो तब ऐसे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2। सिमिलरली बाकी ऐसे भी हम देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कहता है एक मैट्रिक्स ए है जिसके 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, और बी है सेम ऑर्डर दिया गया है 3/2 का, और देन फाइंड 3a माइनस बी। तो सबसे पहला तो क्लेम बच्चों हम ये कर लेते हैं ना कि ये जो मैट्रिक्स हैं एस ऑर्डर ऑफ ए इज 3/2 एंड ऑर्डर ऑफ बी इज अगेन 3/2। दिस इम्प्लाइज, और हम देखें अगर तो हमें क्या नजर आ रहा है कि जो ए का ऑर्डर है, जो ऑर्डर ऑफ ए है वो इक्वल है ऑर्डर ऑफ बी के, और चूंकि इन दोनों का ऑर्डर सेम है, दिस इम्प्लाइज ए एडिशन, दिस इम्प्लाइज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इज डिफाइंड। इसका मतलब ये, तो पहली बात तो हमने कर लिया, ठीक है, फाउंडेशन हमने अपने क्वेश्चन की बना ली है कि हम इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट तो कर सकते हैं। अब अगर हमने क्वेश्चन की तरफ आए तो लिखा हुआ है 3a माइनस बी, तो भाई क्या करना है, जिधर 3 है वहां 3 लिखें, जिधर a है वहां a का मैट्रिक्स लिख दें। तो a का मैट्रिक्स क्या है, a मैट्रिक्स जो है 1 2 3 4 5 6, माइनस है ना तो माइनस लगा दो, आगे क्या है b, तो b वाला मैट्रिक्स लिख दो, -3 -2 1 -5 4 एंड 5। ठीक हो गया जी, चले मल्टीप्लाई कर लें। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9 12 15 एंड 18। आगे क्या हो गया, -3 -2 1 -5 4 एंड 5, ये आ गया। अब दो मैट्रिक्स क्या हो रहे हैं जी, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। दो मैट्रिक्स क्या हो रहे हैं, गौर करें, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना। तो सब्ट्रैक्शन की बात कर लें, चलिए इसी क्वेश्चन की इसी एग्जांपल से ही हम समझ लेते हैं कि ये सब्ट्रैक्शन हम कैसे कर लेते हैं। देखें जरा सब्ट्रैक्शन कैसे होगी, 3a माइनस बी इज इक्वल टू, देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है ना उनसे हमने माइनस कर लेते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे ये 3 है, माइनस हो रहा है, दरम्यान में क्या आ रहा है माइनस, तो यहाँ पर लगाएंगे क्या माइनस, तो इस 3 में से जो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा वो अगर माइनस हो रहा है तो माइनस कर देंगे, अगर ऐड है तो ऐड कर देंगे। क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं तो सॉरी सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो 3 का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो क्या है -3, वो आपस में क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट। अब 6 की बात करें तो 6 का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो क्या है -2, और हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं माइनस, तो चूंकि बाहर माइनस है तो इधर ब्रैकेट लगा दो। सिमिलरली अगर मैं 9 की बात करूं तो 9 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है 1, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। 12 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है -5 और इनको हमने माइनस कर देना है तो ब्रैकेट यहाँ पर लगा देते हैं। नेक्स्ट है 15 और 15 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 4। सिमिलरली 18 है और 18 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है जी 5, ये ले ऐसे। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, माइनस इंटू माइनस प्लस 6 + 2 कितना हो जाएगा 8, 9 में से 1 जाएगा तो 8, और ये देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 12 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 17, 15 में से 4 जाएगा तो 11, और 18 में से 5 जाएगा तो कितना रह जाएगा 13। आई होप सो के इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए मैट्रिक्स दिया गया और इसके अंदर देखें 3 रोज है, मतलब इसका ऑर्डर भी 3/3 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर भी 3/3 है। और अगर बी की बात करूं तो ये भी हमारे पास 3/3 है। तो अब मैं वो बात दोबारा नहीं लिखूंगा कि जो मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखी है कि हम इनको डिफाइंड है या नहीं, लेकिन वो लिखना जरूरी है, ठीक है, वो लिखना जरूरी है। अब कहता है फाइंड सी, हमने सी मैट्रिक्स निकाल कर देना है। फाइंड सी सच दैट, सी किसके बराबर है, सी कहता है इन दोनों के बराबर है, मतलब ए को बी में a + 2b में, a + 2b किसके बराबर है सी के। तो गिवन, मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है c इज इक्वल टू 2a + b, तो मुझे c चाहिए ना, तो c की वैल्यू जैसे गिवन है वैसे कर लो। यहाँ पर a है तो इधर a लिख दो 1 2 -3 0
502 एंड 1 -1 एंड 1, और आगे क्या है प्लस, आगे बी लिख दें। बी क्या है जी 3 -1 2 4 2 5 2 3 एंड 0, ये लें, ये आ गया। अब 2 सारे एलिमेंट्स के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा 2 2 2 जार 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 2 5 जार 10 2 0 जार 0 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 2, ये -2 एंड ये +2 प्लस ये कितना हो जाएगा जी 3 -1 एंड 2 4 2 एंड 5 2 3 एंड 0। अब गौर करें, दिस इज अ मैट्रिक्स, दिस इज आल्सो अनदर मैट्रिक्स, और दोनों मैट्रिक्स क्या हो रहे हैं भाई, आपस में ऐड हो रहे हैं। तो जिस वक्त मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर मैं इसका आंसर इधर ही इसके बिल्कुल सामने लिख दूँ, तो 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 3, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, ये देखें 2 है और 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 है, तो 2 + 3 मेरे पास कितना निकल कर आ गया 5। और नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 4, और 4 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है -1, और 4 में जिस वक्त -1 ऐड करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा 3। नेक्स्ट एलिमेंट इज -6 और उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 2, तो -6 में 2 ऐड करेंगे तो मेरे पास कितना निकल कर आ गया -4। सिमिलरली अगर दूसरी रो की बात करें तो दूसरी रो का जो पहला एलिमेंट है वो 10 है, और यहाँ पर दूसरी रो का पहला एलिमेंट 10 है और 4 है, और 10 + 4 कितना हो गया मेरे पास 14। 0 + 2 2 4 + 5 9 2 + 2 4 -2 + 3 मेरे पास कितना हो जाएगा 1, और 2 + 0 मेरे पास कितना हो गया 2। दिस इज आवर फाइनल आंसर, ये मेरे पास फाइनल आंसर है। तो मैं ये कहूँगा कि हेंस C इज इक्वल टू ए वाला सारा मैट्रिक्स। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में मैं देखूं तो मुझे एक मैट्रिक्स ए दिया गया है और एक मैट्रिक्स बी दिया गया है। तो सबसे पहले हम इनका ऑर्डर देख लेते हैं। इसका ऑर्डर है 3/2 और इसका ऑर्डर भी 3/2। मतलब अगर आगे जाकर इसने कहीं भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात की तो हम क्लियरली ये कह सकते हैं कि ये दोनों को भाई हम आंखें बंद करके हम इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर। चलें आगे चलते हैं। फाइंड x, हमें कहता है कि मैट्रिक्स है x फाइंड करो सच दैट, ये इक्वेशन दी गई है कि 2a + 3x = 5b, 2a + 3x = 5b, ये मुझे ऐसे दिया गया। देखो आप सोचो अगर ये लिखा होता, सपोज करो कि a की वैल्यू 2 हो, कहता है a = 2 एंड b = 5, तो मुझे ये कह देता है कि 2a + 3t = 5b, ये कह देता है। या a की वैल्यू चलो थोड़ी देर के लिए हम 7 रख लेते हैं और b की वैल्यू लेट से 51 रख लेते हैं, ऐसे कह देता है। क्लियर। तो मुझे कहता है जी आप इधर से t की वैल्यू निकाल के दो, तो हम क्या करेंगे भाई, जिधर a की वैल्यू है उस a की वैल्यू लिखें, जिधर b की वैल्यू इधर b की वैल्यू एक तरफ लेकर जाए, सिंप्लीफाई कर लें। तो सर यहाँ पर 2 × 7 कर लूँगा मैं, और ये 3 × t उसी तरह रहेगा, और यहाँ पर 5 × 51 रहेगा। अब 7 2 * 14 हो गया, प्लस 3t = ये कितना हो जाएगा 255 आई थिंक हो जाएगा, है ना, 255 हो जाएगा ना। अब ये आ गया। अब मुझे t की वैल्यू चाहिए तो 14 को उधर ले जाए सर, 3t = 255 - 14 कर लेंगे जी। 3t, अब 55 में से 14 निकालेंगे तो कितना रह जाएगा 239 रह जाएगा, आई थिंक 239 रह जाएगा, सॉरी कितना रह जाएगा 231 रह जाएगा, 231। अब मुझे t की वैल्यू चाहिए तो हम क्या कर लेंगे, दोनों तरफ 3 से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे ना, तो ये मेरे पास t का आंसर निकल आएगा। सेम यही प्रोसीजर हम यहाँ पर भी करेंगे, सेम यही स्टेप हम यहाँ करेंगे। वो क्या है जी कि 2a + 3x = 5 × b। अब वैल्यूज पुट कर दो, या पहले तो सिंप्लीफाई कर लो। इधर तो आप 3x को छोड़ो भाई, इधर आप 3x को लिखो, बाकी सबको उधर ले जाओ। ये क्या बनेगा 5b, और ये उठकर जिस वक्त 2a इधर आएगा तो -2a हो जाएगा ना। अब मुझे x चाहिए ना, तो 3 से क्या कर लेंगे डिवाइडिंग। अब कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है उनकी अपनी अप्रोच हो, बट देखें हमने अपने क्वेश्चन को किसी भी तरीके से करना है, पहले से वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई कर लें और फिर कर लें। जैसे सर पहले a रखते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर b रखते हैं 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर लेकर आएंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1/3 से, तो थोड़ा लंबा लग जाएगा। हमने क्या कहा है, मैंने ये कहा है कि डायरेक्ट एक दफ़ा ही जो एलिमेंट नंबर आएगा उसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे देखते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 3/3, 3 से दोनों तरफ को हम क्या कर लेते हैं डिवाइड। तो ये तो 3 से कट के x रह जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 5b - 2a / 3। अब ये 3 दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/3b और ये हो जाएगा 2/3a।
अब गौर करें जिसकी मैं बात कर रहा था, अगर मैं इधर b की वैल्यू और इधर a की वैल्यू पुट करूं तो 5/3 से और इसको a को 2/3 से मल्टीप्लाई कर लूं तो क्वेश्चन मेरा क्या हो जाएगा, सिंपलीफाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मुझे एक दफ़ा ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पर करता, सोचें मुझे हर मैट्रिक्स को दो दफ़ा मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो ये ऐसे ऐसे सोच सकते हैं। या 5b से 2a निकाल लें, उसको ऐड कर लें, फिर 3 से, तो ये हम तक है। बट हमारी स्मार्टर अप्रोच होनी चाहिए। और ये भी नहीं है आपके माइंड में भी इससे कोई स्मार्टर अप्रोच होगी तो वो ज़रा कमेंट्स में करके बता दो हमें, ताकि देख लेते हैं हम भी। 5/3, अब b यहाँ पर लिख लेते हैं। b क्या है मेरे पास, 8 0 4 -2 3 एंड 6। आगे क्या है, -2/3 इंटू a है ना, a किसके बराबर है, 2 - 2 4 एंड 2 -5 एंड 1। ये ले जी, ये आ गया। अब क्या कर लेते हैं, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x इज इक्वल टू, देखें 8 5 जार कितना हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाई 3। 5/3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0। अब 5 4 जार कितना हो जाएगा, 20 20/3। अच्छा ये क्या हो जाएगा जी, -10/3। ये कितना हो जाएगा जी, ये देखें 3 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 5। तो लेकिन अभी इसको आप 15/3 ही लिखें, काटे नहीं। और ये कितना हो जाएगा, 30/3। ऐसे ही होगा ना भाई, समझ आ रही है ना, कंफ्यूज तो नहीं हो गए कहीं। चले मुझे इसको थोड़ा जगह बना लेने में। तो आगे लिखा हुआ है माइनस, अब 2/3, 2 2 जार कितना हो जाएगा, 4 4 डिवाइडेड बाई 3। ये कितना हो जाएगा जी, -4 डिवाइडेड बाई 3। ये कितना हो जाएगा जी, 8 डिवाइडेड बाई 3। ये कितना हो जाएगा जी, 4 डिवाइडेड बाई 3। ये कितना हो जाएगा जी, -10/3। और ये कितना हो जाएगा भाई, 2/3 2/3। चलें अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, 40/3 -4/3। क्या हो जाएगा जी, 0 -4/3। ये क्या हो जाएगा जी, 20/3 -8/3। ये क्या हो जाएगा जी, -10/3 -4/3। 15/3 -10/3। और यहाँ से 30/3 -2/3। चलें अब इधर थोड़ी सी और जगह बना लेते हैं हम और देखते हैं क्या बनता है क्वेश्चन जाकर आंसर इसका। देखें एलसीएम तो सेम है ना, 3 आ जाएगा और 40 में से 4 जाएगा तो कितना रह जाएगा, 36 डिवाइडेड बाई 3। ये -2 माइनस प्लस हो गया तो क्या आ जाएगा जी, 4/3। अब 20 में से 8 जाएगा तो 12 रह जाएगा, तो कितना आ गया, 12/3। अच्छा देखिए -10 और -4 -14 हो जाएगा, तो -14/3। -2 माइनस प्लस हो जाएगा और 15 + 10 कितना हो जाएगा, 25/3। और 30 में से 2 जाएगा तो 28 डिवाइडेड बाई 3। अब जो सिंप्लीफाई हो सकते हैं सिंप्लीफाई कर लें। जैसे जैसे इसको देखें तो ये कितना हो जाएगा, 12,000 है ना, और ये 4/3 रहेगा। अच्छा यहाँ पर 4 आ जाएगा, ये -14/3 और ये 25/3 और ये 28 डिवाइडेड बाई 3। ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है जी, ये मेरे पास क्या निकल कर आ गया, किसकी वैल्यू आ गई है, x की। ये मेरे पास x की वैल्यू निकल कर आ गई है। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7 है, कहता है फाइंड x y z एंड w इफ 3 इंटू दिस मैट्रिक्स। अच्छा अगर देखा जाए तो इट मीन्स कि ये जो x y z एंड w एंड दीज आर दी एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स हैं किसके, इस मैट्रिक्स के, ठीक है। और कहता है कि अगर 3 इंटू ये मैट्रिक्स ए, लेट से थोड़ी देर के लिए इसका नाम रख लेते हैं ए, तो ये लिखा हुआ है 3a इज इक्वल टू, लेट से ये एक और मैट्रिक्स है इसका नाम रख लेते हैं बी, तो ये लिखा हुआ है 3a इज इक्वल टू बी, और लेट से इसका नाम रख लेते हैं सी। तो ये कुल मिलाकर ये सारी बातें क्या लिखी हुई है, लिखा हुआ है, इसको अगर हम नाम ए रखते हैं, इसको हम अगर बी कहते हैं और इसका नाम हम अगर सी रखते हैं, तो ये लिखा हुआ है कि हमें गिवन क्या है कि 3a इज इक्वल टू बी प्लस सी। और अगर मुझे देखा जाए तो ये जो ए है इसी के ही सारे एलिमेंट्स हैं, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, मुझे यही फाइंड करने हैं। तो पिछले क्वेश्चन को छोड़कर उसी तरीके से ही मुझे यहाँ पर भी क्या निकाल लेना है, ए निकाल लेना है। पिछले क्वेश्चन में तो डायरेक्ट उसने मैट्रिक्स का नाम ले लिया था कि भाई तुम लोग ये मैट्रिक्स निकाल कर दो। बस इस क्वेश्चन में वो थोड़ा सा हमारे साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। वो ये कह रहा है कि मैट्रिक्स का नहीं कहकर मैट्रिक्स के एलिमेंट का कह रहा है।
और अगर एलिमेंट ही फाइंड करना है इट मीन्स कि हमने वो मैट्रिक्स ही फाइंड करके देना है। तो हमने इस इक्वेशन के ऊपर वर्क करना है, 3a इज इक्वल टू बी प्लस सी के ऊपर हमने वर्क करना है। तो चलें देख लेते हैं ज़रा इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लिखा हुआ है कि 3 इंटू लेट से एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स जो है और ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। अगर ये ऐड हो रहे हैं तो क्लियरली कि इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे। x और 4 आपस में ऐड हो जाएगा तो x प्लस 4 हो जाएगा, 6 और ये आपस में ऐड हो जाएंगे तो x प्लस वाई प्लस 6 बन जाएगा। -1 और ये आपस में ऐड हो गए तो -1 और 3 ऐड होकर 2 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, डब्ल्यू प्लस 2। और यहाँ से देखा जाए तो ये लिखा हुआ है 2w और 3, तो 2w प्लस 3 आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा ना, नेक्स्ट स्टेप को देखें तो ये 3 अब जो है ये 3 सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 3x 3y 3z और 3w इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स x प्लस 4 x प्लस वाई प्लस 6, ये लिखा हुआ है w प्लस 2 और ये लिखा हुआ है 2w प्लस 3। अब अगर हम गौर करें, हम देखें अगर, तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या गिवन है, मुझे ये गिवन है कि इक्वल है। और मैट्रिक्स इक्वल किस वक्त होते हैं, जिस वक्त उनका आर्डर भी सेम हो और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में क्या हो, सेम हो। और ये खुद कह रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। इक्वल है मीन्स कि इनके ये जो इक्वलिटी की जो दोनों कंडीशंस हैं वो ट्रू हो रही हैं। अगर हम इसको देखा जाए तो इट मीन्स दिस इम्प्लाइज, हमारे पास ये मतलब निकल कर आता है तो 3x किसके बराबर निकल कर आ गया, x प्लस 4 के। और अगर 3x x प्लस 4 के बराबर है और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, x इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 2x। देखो ना 3x से x उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3x से 1x निकालेंगे तो 2x बन जाएगा और 2x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। और अगर हम इसको देखें तो 2 से डिवाइड करें अगर हम, तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई है 2। x की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल कर आ गई है 2। सिमिलरली अगर दूसरे एलिमेंट्स को 1 2 और 1 2 दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3y और ये किसके बराबर है जी, x प्लस वाई प्लस 6 के। और अगर गौर करें तो 3y को उठाकर y को उठाकर उधर ले जाए तो 3y में से एक y माइनस होगा तो क्या बनेगा 2y इज इक्वल टू, अब x है x प्लस 6 है और x की वैल्यू मेरे पास 2 है तो 2 प्लस 6, जिस वक्त 2 में 6 ऐड करेंगे तो y की वैल्यू 2y कितना हो जाएगा 8 और यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी 4। y की वैल्यू मेरे पास 4 निकल कर आ जाएगी। अब अगर मैं देखूँ 3z को तो 3z किसके बराबर है, w प्लस 2 के। बट क्वेश्चन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास w भी नहीं है और मेरे पास z भी नहीं है, तो मैं इस इक्वेशन से तो आगे चलने से रहा, तो क्यों ना मैं अपने नेक्स्ट स्टेप को देखूं। तो नेक्स्ट स्टेप में मुझे ये करना है कि 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3 और यहाँ से मैं देखूँ तो मुझे w की वैल्यू मिल रही है, ये 2w उधर जाएगा तो 3w में से 2w माइनस होगा तो कितना रह जाएगा w, और w की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल कर आ गई है 3। अब इसी 3 को अगर मैं उठाकर इधर पुट कर दूं तो क्या ख्याल है मेरे पास z की वैल्यू निकल कर आएगी कि नहीं आएगी। तो यहाँ से क्या बन जाएगा 3z इज इक्वल टू w की जगह मैंने 3 डाला है और 3 प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल आएगा 3z इज इक्वल टू 5 और मुझे 3 से डिवाइड करूँगा मैं तो क्या बन जाएगा z की वैल्यू बन जाएगी 5 डिवाइडेड बाई 3, 5 डिवाइडेड बाई 3 ये मेरे पास बन जाएगा। तो यहाँ से मैं ये कह दूंगा हेंस x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 5/3 एंड w इज इक्वल टू 3 आर द रिक्वायर्ड आंसर्स, ये जो भी चीज़ है आप कह सकते हैं। क्लियर हो गया जी, आई होप सो कि ये क्वेश्चन की समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा भी गया है और इससे पहले जो 4x वाला क्वेश्चन हमने देखा था ना वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड x एंड y, वी हैव टू फाइंड द टू मैट्रिक्स, हमने इनको फाइंड करना है सच दैट कि मुझे लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू दिस। थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाए, अगर ये लिखा हुआ होता u प्लस वी इज इक्वल टू, देखे ना क्या लिखा हुआ है x प्लस वाई, थोड़ी देर के लिए समझिए u प्लस वी इज इक्वल टू, लेट से एक नंबर था 6 लिखा हुआ था और ये क्या लिखा हुआ है u माइनस वी, ऐसे देखें u माइनस वी, लेट से ये मेरे पास 8 है और मुझसे ये कहा जाए कि u भी निकाल के दो
और v भी निकाल के दो। हम क्या करते, सोचें हम क्या करते, इधर आप सोचें, फिर हम इसको इधर आगे देखते हैं। हमने u और v की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्लियरली अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में ऐड कर लूँ तो v से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, u का आंसर निकल आएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा ना, ऐड करूंगा तो v से कट जाएगा, 2u हो जाएगा, और 2u और 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, और यहाँ से u की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी 7। और इसी u को मैं उठाकर अगर इधर पुट कर दूंगा तो मेरे पास इसका आंसर भी निकल आएगा। तो सेम प्रोसीजर हमने यहाँ पर इक्वेशंस की जो सेम साइकोलॉजी वही यहाँ पर यूज करेंगे। क्लियर। तो मैं ये कहता हूं कि गिवन हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 2 0 एंड 9। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। और जो दूसरा गिवन है वो क्या है जी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 6 0 एंड माइनस 1। मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं। मैं क्या करता हूं, एडिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 को ऐड करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी, राइट हैंड साइड में हो जाएगी ऐड। तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस वाई, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है, प्लस करूंगा x माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ पर 5 2 0 9 प्लस x माइनस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 6 0 माइनस 1। अब देखें प्लस वाई माइनस वाई से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और x प्लस x कितना हो जाएगा भाई 2x इज इक्वल टू, देखें ये भी एक मैट्रिक्स है और ये भी एक मैट्रिक्स है, और दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। वही काम करेंगे, अब एडिशन कर देंगे। 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा भाई 8, 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा भाई 8, 0 में 0 ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता, 9 में से 1 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8। अब गौर करें, ये क्वेश्चन उधर ही पहुंच चुका है जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था ना, 4x इज इक्वल टू दिस, ये वही चीज है। यहाँ पर हमने इस 2 को खत्म करना है बस। 2 को कैसे खत्म कर लेंगे, 1/2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे ना, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 1/2। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 1/2 इंटू 8 8 0 8। तो यहाँ से 8/2 हो जाएगा, ये भी 8/2 हो जाएगा, ये 0/2 और ये भी 8/2। तो अब फाइनली आंसर हमारे पास कंक्लूड होकर 404 ये मेरे पास किसकी वैल्यू निकल कर आ गई है, x की। ये मेरे पास किसकी वैल्यू निकल कर आ गई है, x की। ठीक, x मेरे पास निकल कर आ गया भाई, x की वैल्यू मेरे पास निकल कर आ गई है 4 4 0 एंड 4। अब आते हैं y की, या अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब देखिए दो काम कर सकते हैं इससे आगे हम ये दो काम कर सकते हैं ना, कि हम या तो x की वैल्यू इधर पुट करें और सिंप्लीफाई कर लें, या इन दोनों को अब सब्ट्रैक्ट कर लें तो x से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आंसर y में आ जाएगा। तो बेस्ट यही है कि हम इक्वेशन 2 को लें और उसमें x की वैल्यू पुट करें और हम उसको सॉल्व कर लें। दिस इज द बेस्ट चॉइस फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 कहती है कि x माइनस वाई, चले यहाँ पर लाइन लगा लेते हैं, मतलब ये लाइन भी ऐसे ही लगती है कि चले, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 6 0 माइनस 1, और यहाँ से y किसके बराबर हो जाएगा, ये y बराबर हो जाएगा 3 6 0 माइनस 1 प्लस x, और x जब इधर आएगा तो x की वैल्यू पुट कर देते हैं 4 4 0 4। y नहीं असल में होना ये चाहिए, पहले नहीं चले इक्वेशन 1 लेते हैं ना, इक्वेशन 1 इस वजह से लेते हैं कि अब अच्छा ये भी हो सकता है कि माइनस उठाकर उधर ले जाए, प्लस वाई बच जाए, बट चले इक्वेशन 1 ही लेते हैं, उससे हमारा क्वेश्चन जो है ना इजीली हो जाएगा। यहाँ से फिर जो है थोड़ा सा मुश्किल तो कोई भी नहीं है, बट यह है कि बच्चों को प्लस और माइनस में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 लेते हैं, तो इक्वेशन 1 कहती है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 2 0 एंड 9, और यहाँ से क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू यही मैट्रिक्स 5 2 0 एंड 9 माइनस x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 4 0 एंड 4। ठीक हो गया। यहाँ से y कितना निकल कर आ जाएगा, 5 में से 4 जाएगा 1, 2 में से 4 जाएगा तो -2, 0 में से 0 जाएगा तो 0, और 9 में से 4 जाएगा तो 5। ये मेरे पास y की वैल्यू निकल आई है जी। तो y मेरे पास निकल आया 1 -2 0 एंड 5, 1 -2 0 एंड 5। अब क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि इन दो वैल्यूज को अगर हम ऐड करें,
या ये जो दो वैल्यूज आई हैं एक्स और वाई की, ये इस इक्वेशन को भी और इस इक्वेशन को भी क्या करें, सेटिस्फाई करें। तो करके देख लेते हैं। कहता है कि एक्स में वाई ऐड करो तो जो पहला एलिमेंट है वो 5 आना चाहिए। तो देखें 4 में 1 ऐड करें तो पहला एलिमेंट 5 आ गया। कहता है एक्स को वाई में ऐड करो तो दूसरा एलिमेंट 2 आना चाहिए। तो 4 में से 2 गया तो 2 ही आएगा। कहता है तीसरा एलिमेंट 0 आए तो 0 में 0 ऐड करो 0 और अगला 9 आना चाहिए। तो 4 + 5 9। अच्छा यही नहीं है, इसने इसको भी सेटिस्फाई करना है और करेगा। अब देख लें 4 में से 1 जाएगा 3, 4 में से -2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 0 में 0 जाएगा 0 और 4 में 5 जाएगा तो -1। तो हेंस आखिर में लिख लेंगे कि वैल्यू ऑफ एक्स वाई इज दिस एंड वैल्यू ऑफ एक्स इज दिस। अपना आंसर हमने फाइनल कंक्लूड कर लेना है। हेंस एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर एक्स एंड वाई इज इक्वल टू आगे वाई की वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे। आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। कहता है एक मैट्रिक्स ए दिया गया है 2x2 का, एक मैट्रिक्स बी दिया गया इसका ऑर्डर भी 2x2 है, एक मैट्रिक्स सी दिया गया उसका ऑर्डर भी कितना है 2x2। और कहता यह है कि एक नंबर है सी उसकी वैल्यू 2 है और एक नंबर डी है उसकी वैल्यू -4 है। तो कहता है वेरीफाई दैट कि सी प्लस डी मतलब उन दो नंबर्स को ऐड करें तो मल्टीप्लाई करें किसी मैट्रिक्स के साथ, वो बराबर हो जाता है कि आप सी को पहले ए से मल्टीप्लाई करें फिर दूसरे नंबर को डी जो है या दूसरा नंबर है उसको मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें और उन दोनों की रिजल्ट को साइमल्टेनियसली आपस में क्या कर लें, ऐड कर लें। वो ये कहता है और ये नंबर होना भी सेटिस्फाई होता है। ठीक है, आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि ए प्लस बी इंटू सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी। और ये क्या होता है जी, ए सी प्लस बी सी, वही प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज होगी। तो चूंकि हमने इसको प्रूफ करना है, दोनों तरफ से वेरीफाई करना है, तो हमें दोनों साइड लेकर चलनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड को भी हल करेंगे, राइट हैंड साइड को भी हल करेंगे और दोनों का आंसर सेम हमने शो करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ये कहती है कि सी प्लस डी इंटू ए, ये कहती है। तो जहां सी है वहां सी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो सी की वैल्यू है मेरे पास 2 और डी की वैल्यू मेरे पास -4। तो सी की वैल्यू है 2 और डी की वैल्यू है मेरे पास -4। आगे ए है, ये देखें ये लेफ्ट हैंड साइड इसके इधर लिखना है आपने। ठीक है, ए क्या है जी 2 -3 4 एंड 5, 2 -3 4 एंड 5। अब ये क्या होगा, ये ऊपर से उसी तरह लिखा हुआ है। 2 में से माइनस करेंगे 4 तो आंसर कितना निकल कर आ जाएगा -2 और -2 × 2 -3 4 एंड 5। वही काम अब देखें दोबारा आ गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना -2 सारे एलिमेंट से। तो ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा जी -8 और ये कितना हो जाएगा -10। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकल कर आ गया। आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड कहती है कि सी डी प्लस राइट हैंड साइड कहती है कि सी ए प्लस डी ए इज इक्वल टू, सी की वैल्यू है 2 है, ए की आगे वैल्यू लिख दें 2 -3 4 एंड 5 प्लस डी की वैल्यू है -4, इसको अंदर लिख दें आप ए 2 -3 4 एंड 5। 2 2s are 4 -6 हो जाएगा, 4 2s are 8 और 5 2s are 10। अच्छा अब दो काम है, माइनस को आप बाहर छोड़ दो, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, या माइनस को अंदर ही ले जाओ और सबसे मल्टीप्लाई कर दो। तो ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। -8 ये हो जाएगा जी 12, ये हो जाएगा -16 और ये हो जाएगा जी -20। क्लियर। अब देखें दो मैट्रिक्स क्या हो रहे हैं, आपस में ऐड हो रहे हैं ना, तो ऐड कर लें। 4 में से ऐड करेंगे -8 तो -4 निकल आएगा, -6 में 12 ऐड करेंगे तो +6, तो 8 में 16 तो -8 और 10 में से 20 जाएंगे तो -10 रहेगा। ये मेरे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब कंपेयर करो, हमें नजर आ रहा है क्लियरली कि ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है और ये राइट हैंड साइड का आंसर है। और अगर इन दोनों मैट्रिक्स को देखें, दोनों का आंसर बराबर आ रहा है। देखिए -4 6 -4 6, -8 -10 -8 -10। तो हम क्या कहेंगे, हेंस एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस एम्प्लाइज जो हमारा रिजल्ट था C प्लस डी ए इज इक्वल टू सी ए प्लस डी ए। ये मेरे पास फाइनल आंसर निकल कर आ गया है। क्लियर हो गया जी। उसी के क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। अब C एक नंबर दिया गया है और कहता है कि A और B जो दोनों मैट्रिक्स है ना, A एंड B, इन दोनों को अगर हम ऐड करें
मतलब सी इंटू ए प्लस बी बराबर होगा सी ए प्लस सी बी। मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर बी ओके है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैट्रिक्स बी। मतलब ये है कि अंदर अगर दो नंबर है ए और बी, अगर दो नंबर है और एक मैट्रिक्स एक्स है, तो आप मैट्रिक्स को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। मतलब आप इसको ए एक्स और बी एक्स लिख सकते हो। ये पहला लॉ कहता है। और दूसरा लॉ ये है कि अगर दो मैट्रिक्स है ए और बी, कोई से भी दो मैट्रिक्स है और एक नंबर लेट से सी है, तो आप ए इंटू सी भी कर सकते हो और बी इंटू सी भी कर सकते हो। तो ये सारी बात क्या है, ठीक है। तो चले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है, सी इंटू ए प्लस बी। सी की जगह सी की वैल्यू लिखें तो सी की वैल्यू कितनी है, 2 दी गई है। 2 इंटू ए लिखें, ए की जगह क्या मैट्रिक्स है जी, 2 - 3 4 5, 2 - 3 4 5 प्लस प्लस लिख दिया। बी कहता है बी 2 5 -1 एंड 3 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा, देखें 2 में 2 ऐड करेंगे तो कितना निकल कर आ गया 4, -3 में 5 ऐड करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा 2, 4 में से 1 जाएगा तो कितना रह जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 रहेगा, 5 में 3 ऐड करेंगे तो कितना निकल कर आ गया 8। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 4s are 8, 2 2s are 4 6 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 16। ये मेरे पास LHS का आंसर आ गया, LHS का। ठीक, अब आते हैं RHS की तरफ। RHS क्या कहती है, RHS ये कहती है कि CA प्लस CB। तो C की जगह वैल्यू रखो 2, आगे क्या है A की जगह क्या आ जाएगा 2 - 3 4 एंड 5 प्लस C की जगह अगेन 2 रखें और आगे B की वैल्यू है 2 5 -1 एंड 3 ऐड कर लें। ये पहले मल्टीप्लाई कर लें, 2 2s are 4 और -6 और ये 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 10। ऐड करें इसको ज़रा, 2 2s are 4, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा जी -2 और ये कितना हो जाएगा 3 2s are 6। अब इनको ऐड कर लें, 4 में 4 ऐड हुआ 8 हो गया, -6 में 10 तो कितना हो जाएगा 4 और 8 में से 2 गया तो 6 और 10 और 6 कितना हो गया भाई 16। ये आपके पास RHS का आंसर आ गया, RHS का। अब कंपेयर करो ज़रा, ठीक है, कंपेयर कर लो। देखो मैट्रिक्स के लिए हम दो ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं और अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप यही लगा लें वापस, ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मैट्रिक्स के लिए ये भी ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं और इसी मैट्रिक्स को आप इस तरह पैरेंथेसिस के अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब कंपेयर करें, 8 8 4 4 6 6 16 एंड 16। तो राइट हैंड साइड का और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल निकल कर आ गया है। तो क्या लिखेंगे, एस LHS is equal to RHS. This implies C into A plus B is equal to CA plus CB. ये मेरे पास इसका आंसर निकल कर आ गया। आई होप सो कि ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब ये ला आगे भी जाता है, ये ला कहता है कि आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो। यार सोचो ज़रा, सोचो सोचो, बहुत सिंपल सी बात। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, उसको मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाए करो। अब आपके जहन पे क्या ख्याल है, दो नंबर जब मल्टीप्लाई हो गए एक नंबर बनेगा कि नहीं बनेगा, और नंबर को चलो आपने मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, सारे एलिमेंट्स के साथ। अब जरा इसकी राइट हैंड साइड के ऊपर वो जो दो नंबर में से एक नंबर को पहले मल्टीप्लाई करो मैट्रिक्स के साथ। सपोज करो वो पहले वाला नंबर 4 था, 4 ए के सारे एलिमेंट से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब बाद में एक सी नंबर जो यहाँ पर लेट से वो सी की वैल्यू लेट से 3 थी, तो 3 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ख्याल है 4 और 3 आपस में 12 मल्टीप्लाई हो गए, आएगा कि नहीं आएगा। देखो ना, जब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 12 आएगा कि नहीं आएगा, और 12 ऑलरेडी सारे इन एलिमेंट से क्या हुआ है मल्टीप्लाई। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। तो चले, लेकिन हमने उसको इस क्वेश्चन पे सॉल्व करके देना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड कहता है CD इंटू ए। तो C की जगह 2 लिख दें, D की जगह उसकी D की वैल्यू और A की जगह A की वैल्यू 2 -3 4 एंड 5। चले, ये कितना हो जाएगा -8, ये क्या हो जाएगा जी 2 -3 4 एंड 5। मल्टीप्लाई कर लें भाई, -16, ये जो हो जाएगा 24, ये हो जाएगा जी 32 और ये कितना हो जाएगा जी -40। देखिए सही है ना, 16 और -2 माइनस प्लस हो गया, 24 हो गया और ये -32 और ये -40। ठीक है, अब आते हैं RHS की तरफ। RHS कहती है C इंटू D इंटू A। तो पहले C बाहर रहे, D को मल्टीप्लाई कर ले, D क्या है -4 इंटू 2 -3 4 एंड 5। चले मल्टीप्लाई कर लें ज़रा, 2 अभी बाहर है, अच्छा 2 बाहर है, देखें और करना है आपने। तो ये 4 अब अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ये कितना हो जाएगा -8,
ये क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, और 4 3 12, ये कितना हो जाएगा -16, और ये कितना हो जाएगा जी -20। अब 2 से मल्टीप्लाई कर लो सबको, ये हो जाएगा -16, ये हो जाएगा जी 24, सॉरी +24, ये हो जाएगा जी -32, और ये कितना हो जाएगा जी -40। सही है, ये आपके पास RHS का आंसर निकल कर आया, मतलब C इंटू D इंटू ए, और ये आंसर है CD इंटू ए। अब दोनों कंपेयर करते हैं, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी मुझे सारे बराबर नजर आ रहे हैं, -16 -16, 24 24, -32 -32, -40 -40। तो क्लियरली हमें नजर ये आ रहा है कि C एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS, तो दिस इंप्लाइज के CD इंटू ए इज इक्वल टू C इंटू DA, ये बराबर है। क्लियर? चले अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक मैट्रिक्स A दिया गया और इसका ऑर्डर 3/3 है, और B मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर भी 3/3 है, और C मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर भी 3/3 है। तो हमें ये परेशानी नहीं होगी, हमारे जहन पे अब पता है हमें कि ये सारे इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो आगे चल पर हम इनको ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, उस पर हमें कोई परेशानी नहीं होगी। अब ये क्वेश्चन ये कहता है कि A में आप 2B ऐड करो, मतलब A मैट्रिक्स में आप 2B ऐड करो। तो चले सोल्यूशन लेते हैं। A + 2B इज इक्वल टू, एक जगह ये लिखो -1 2 3 4 2 0, इस 2 को थोड़ा इधर करके लिख लेते हैं, 2 and 0, -3 2 and 5, प्लस है 2 लिखें, B की जगह B लिखें, 3 -1 2, -5 3 and 4, -3 -4 and 0। देखें एडिशन तो तब होगी ना जब दोनों तरफ मैट्रिक्स होंगे, लेकिन ये पहले 2 तो सबसे मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद एडिशन कर लेंगे। -1 2 3 4 2 0, 420 आ गया भाई, -325, अच्छा 3 2 जार कितना हो गया 6, ये हो जाएगा जी 2 -1 हो जाएगा, और 2 2 जार कितना हो गया 4, ये हो जाएगा जी -10, ये हो जाएगा जी 6 8 -6 और -8, और ये 0 हो गया। सही। अब देखें इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे। -1 में 6 ऐड होगा तो 5, 2 में से 2 गया तो 0, 3 में 4 ऐड किया तो 12, 4 में -10 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा -6, और 2 में 6 ऐड करोगे तो 8, यहाँ भी 8 आ जाएगा, यहाँ -9 आ जाएगा, यहाँ -6, और यहाँ पर 5। तो ये मेरे पास A + 2B का आंसर निकल कर आ गया। आई होप सो कि क्लियर हुआ होगा। अब 3A - 4B फाइंड करना है, तो वही काम करेंगे। 3A - 4B इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 लिखा, आगे A लिख देते हैं, -1 2 3, 420 -325, -4 इंटू B की तरफ आते हैं, 3 -1 2, -5 3 4, -3 -4 एंड 0। अब देखें ये मैट्रिक्स जो पहले वाला A मैट्रिक्स है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से, और B जो है वो 4 से, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। ये कितना हो जाएगा, -3 3 2 6, 3 3 9, 4 3 12, ये भी 6 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा। देखिएगा कहीं कोई कैलकुलेशन में गलती हो जाती है तो उस पर मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। बकाया प्रोसेस जो है ना वो हमें आता है। 4 3 12, ये हो जाएगा जी -4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा जी -20 12 16, -12 -16 एंड 0। और अब माइनस कर लेंगे, माइनस कर लोगे ना आप, -3 में से -12 करोगे तो -15 हो जाएगा ना। देखे ना, -3 और -12 कितना निकल कर आएगा, -15, और 6 में 4 ऐड हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, देखें माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 6 + 4 10 हो जाएगा। देखिए हो सकता है कुछ स्टूडेंट को समझ ना आ रही हो, बट मैं ये प्रोसेस कर रहा हूँ। -3 -12, 6 -4, इसको थोड़ा हटा देते हैं साइड पर, 9 -8, ऐसे की है, पहले एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट माइनस, और 9 में से 8 जाएगा तो 1, 12 में से देखिए 12 -20, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और 12 + 20 कितना हो जाएगा जी 32, और 6 में से 12 जाएगा तो -6 रहेगा, तो ये हो जाएगा -16, -9 और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा जी 3, 6 में से 16 ऐड हो जाएगा, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा जी 22,
और 15 में 0 जाएगा तो ये क्या रहेगा 15। तो यही मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ चुका है। क्लियर? आई होप सो कि ये समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि a प्लस बी प्लस सी। देखें ए हमारे पास एक लॉ भी है, शायद हम एक नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये देखें कि इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, और क्या हो रहा है, मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं ना, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। और चूंकि ये मैट्रिक्स है तो ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस का एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन है। तो हमें पता है कि जहां भी ऐसा हो तो जो ब्रैकेट में लिखा होता है ना भाई, हम उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर a मैट्रिक्स आ जाएगा, मैं बार बार लिखता नहीं हूँ, टाइम वैसे ज़ाया होगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा b वाला, और यहाँ पर क्या आ जाएगा c वाला। तो चले b और c तो लिख लेते हैं, 3 -1 and 2, -5 3 and 4, -3 -4 and 0, 2 -3 and 6, 0 4 -1, -5 1 and 3, इन दोनों को। और ये अभी फिलहाल उसी तरह मैं लिखता हूँ, ठीक है जी। पहले इनको ऐड कर लें, 3 और 2 कितना हो गया भाई 5, -1 में -3 ऐड करोगे तो -2, 2 में 6 ऐड करोगे तो 8, -5 में 0 ऐड करोगे तो -5, 3 में 4 ऐड करोगे तो 12 किधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहे हो भाई, ये कितना हो जाएगा 3 और 4 7 हो जाएगा ना। हाँ, 4 में से 1 जाएगा तो 3, और -3 और -5 कितना हो जाएगा -8, और -3 हो जाएगा, और ये आपके पास आई थिंक 3, यस। अब यहाँ पर a लिख लेते हैं, -1 2 3 4 2 0 -3 2 5। चले इनको ऐड कर लें हम जरा। -1 में 5 ऐड होगा तो 4 आएगा, 2 में -2 ऐड होगा तो 0 हो जाएगा, 3 में 6 ऐड होगा तो 9 हो जाएगा, 4 में -5 ऐड होगा तो -1, 2 में 7 ऐड होगा तो 9, ये हो जाएगा जी 3, ये हो जाएगा जी -11, 2 में -3 ऐड करोगे तो -1, और 5 में 3 ऐड करोगे तो कितना निकल कर आ गया 8। ये मेरे पास आंसर आ गया, सिंपल सा। आई होप सो कि ये समझ आ गई होगी आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव दैट द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड्स। हाँ, अब क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसे आ जाएगा कि प्रूव द कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एडिटिव इनवर्स एंड सम काइंड ऑफ दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, तो अब हमें पता होना चाहिए कि ये कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। कम्यूटेटिव, तो भाई अगर एक मैट्रिक्स A है उसमें आप B ऐड कर लो या B में आप A ऐड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एडिशन की बात कर रहा है तो एडिशन बीच में सिंबल एडिशन की है। कम्यूट का मतलब ही जगह यार तब्दील करना ना, तो अगर पहले A में B ऐड कर रहे थे अब B में ऐड कर लो, कोई मसला नहीं है। ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है। तो क्या लिखेंगे, बाई कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या है कि टू मैट्रिसेस a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब देखिए इसकी दो साइड्स है ना, तो जब भी हमने वेरीफाई करना है, प्रूफ करके देना है, तो दोनों साइडों को कॉल करेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज a प्लस बी, ए की जगह a, b की जगह b, 7 1 2 4 1 1 2 2, 7 में 1 ऐड होगा 8, 1 में 1 ऐड होगा 2, 2 में 2 ये वाला ऐड होगा 4, 4 में ये वाला 2 ऐड होगा 6। ये आपके पास क्या निकल कर आ गया, a प्लस बी। ठीक, अब आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड क्या कहती है, b प्लस ए। अब b वाले मैट्रिक्स को यार पहले लिख लो, 1 1 2 2 प्लस 7 1 2 4 ऐड करेंगे तो वही आंसर निकल कर आएगा 8, कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 6। देखें हो क्या रहा है ना, 2 और 3 दो नंबर्स हैं, 2 और 3। आप मुझे एक बात बताएं, 2 में 3 ऐड करो क्या आएगा, हाँ 5, शाबाश। और 3 में 2 ऐड करें तो क्या आएगा 5। हो क्या रहा है, नंबर्स की जगह ही तो चेंज कर रहे हैं, साइन तो वही है, जो जगह वो चेंज कर रहे हैं ना। जैसे -2 और 3 है तो -2 में आप 3 ऐड कर लो तब भी 1 आएगा, और 3 में आप -2 ऐड कर लो तब भी 1 आएगा। तो साइन तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं ना, उनकी जगह चेंज कर रहे हैं, उनका साइन तो सेम रख रहे हैं। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन नंबर्स होल्ड करती है। तो यहाँ से क्या निकल कर आ गया है, एज ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी है राइट हैंड साइड पर, दिस इंप्लाइज के a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। देखिए अब एक स्टूडेंट है उसको कम्यूटेटिव लॉ आता ही नहीं है, वो तो ये प्रोसेस कर ही नहीं सकेगा। और ये क्वेश्चन कितना आसान है, मुझे भी आता है ना। तो हमने ये लॉ सीखना है।
ठीक है। अब अगेन मुझे एक मैट्रिक्स सी और डी दे दिया गया है, तो हमें ये कहता है कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करवाओ, तो सी प्लस डी इज इक्वल टू डी प्लस सी। आई होप सो कि इस क्वेश्चन को आप अब कर लेंगे। कैसे करोगे ना, पहले एलएचएस ले लोगे आप, एलएचएस लोगे, एलएचएस क्या हो जाएगी जी, सी प्लस डी इज इक्वल टू, यहाँ पर सी वाला मैट्रिक्स आएगा, थोड़ा आगे कर लेते हैं इसको, फिर ये वाला ए वाला मैट्रिक्स आ जाएगा सी वाला, और ये वाला डी वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। तो -3 4 और -5 2 3 1, और ये -3 -4 और 5 1 2 एंड 3 ऐसे हो जाएगा। और जब इनको ऐड करेंगे तो देखो -3 में -3 ऐड करोगे तो -4, 6 में -6 ऐड करोगे तो नहीं, ये क्या है, ये 4 है और ये भी -4 है, तो ये 0 हो जाएगा। और -5 में 5 ऐड करोगे तो 0, 2 में 1 ऐड करोगे 3, 3 में 2 ऐड करोगे 5, 3 में 1 ऐड करोगे तो 4। ये हमारे पास सी प्लस डी का आंसर निकल कर आ गया। सिमिलरली राइट हैंड साइड लेंगे, तो राइट हैंड साइड में क्या करना है हमने, डी प्लस सी, तो यहाँ पर डी रख लेंगे, यहाँ पर सी रख लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हम देखेंगे आंसर सेम आएगा। आप कर लेना, -3 में -3 ऐड करो -6 आ गया, -4 में 4 ऐड करो 0 हो गया, 5 में -5 ऐड करो 0 हो गया, 1 में 2 ऐड करो 3, 2 में 3 ऐड करो 5, 3 में 1 ऐड करो 4, तो हम आखिर में लिख देंगे कि इन दोनों का आंसर सेम है, तो ये ओके हो गया। अब देखिए वही ला आ गया, ये देखें पेपर में, उस पेपर वाले की मर्जी है, पेपर बनाने वाले की, कि वो सीधा सीधा ला लिख कर देता है या नाम लिख कर देता है। अगर नाम लिख कर दे दिया फिर तो फंस के भाई, अगर नहीं आता, और अगर ला लिख कर दिया तो फिर तो मौजें हैं हमारी। सपोज करो अगर उसने ये ना दिया होता तो ये कह देता कि एसोसिएटिव ला बताओ, तो भाई थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एसोसिएटिव ला ये होता है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, सही है। तो जो ब्रैकेट वाले हैं उनको पहले हल कर लेंगे, तो हमें क्या गिवन है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो पहले LHS ले लेते हैं। LHS क्या कहती है, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है भाई। a मैट्रिक्स आ जाएगा 2 -3 4 1 प्लस ब्रैकेट शुरू बी वाला मैट्रिक्स, बी क्या है जी 5 -2 3 एंड 6 प्लस सी वाला मैट्रिक्स 1 7 -6 एंड -3, ठीक हो गया। चले ये तो उसी तरह रहेगा ना, 2 -3 4 एंड 1 प्लस ये आ जाएंगे, 5 में 1 ऐड करोगे 6, -2 में 7 ऐड करोगे तो 5, 3 में 6 ऐड करोगे तो -3, और 6 में -3 ऐड करेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा 3। अच्छा 2 में 6 ऐड कर लोगे अब 8 हो गया, और ये -3 है, और -3 में 5 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 2, 4 में -3 ऐड करोगे तो 1, और 1 में 3 ऐड करोगे तो 4। ये मेरे पास किसका आंसर निकल कर आ गया, LHS का। अब आते हैं RHS की तरफ। RHS ये कहती है कि a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं, a की जगह ब्रैकेट शुरू, a की जगह a की वैल्यू 2 -3 4 एंड 1 प्लस b की जगह b की वैल्यू 5 -2 3 एंड 6, और आगे ब्रैकेट क्लोज, c की वैल्यू 1 7 -6 -3। अब देखो ना 2 और 5 कितना हो जाएगा 7, अगेन मैं गलती कर रहा हूँ यार, -3 और -2 कितना हो गया -5, और 4 और 1 कितना हो गया भाई 4 और 1 4 और 3 सॉरी 7, और 1 और 6 कितना हो गया भाई 7, प्लस ये वाला मैट्रिक्स 1 7 -6 एंड -3, 7 + 1 8, और -5 और 7 2, 7 में 6 गया 1, 7 -3 4। अब ये आपके पास किसका आंसर है, राइट हैंड साइड का। अब इन दोनों को कंपेयर करें, अगर मैं कंपेयर करूं तो 8 और 8, 2 और 2, 1 और 1 4 और 4, तो हमें नजर आ रहा है क्लियरली कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी है किसके, राइट हैंड साइड के। और जब भी ऐसा हो जाए कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाए राइट हैंड साइड के, इसका मतलब ये कि दोनों साइडों के आंसर सेम हो गए हैं ना भाई। इसका मतलब ये कि जिसको लेकर चले थे दोनों साइडों पर वही तो आपस में बराबर है, तभी तो उनका आंसर बराबर आएगा। देखे ना a प्लस बी का आंसर a माइनस बी के बराबर तो हो ही नहीं सकता ना, ठीक है। कुछ सूरत है अगर दोनों 0 हो जाए तो, या ठीक है ना। तो इस सूरत में यहाँ पर हम ये कह दें कि a प्लस बी प्लस सी बराबर है a प्लस बी प्लस सी। यहाँ ये हमारे पास आंसर निकल कर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का ही जो सेकंड पार्ट है, अगेन वही मुझे एसोसिएटिव लॉ करना है। अगेन एसोसिएटिव लॉ के ऊपर ही क्वेश्चन है। तो चलें, मुझे क्या गिवन है कि a प्लस
बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो पहले हम इसकी LHS ले लेते हैं। LHS क्या है? LHS है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं ना, ए की जगह पर ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू है ए बी सी 3, 4 एंड 5। अब अगेन बच्चे यहाँ पर आकर परेशान हो जाएंगे, ओहो सर अब ए आ गया, अब इसका क्या कर लें हम? भाई क्या करना है आपने? अगर एक तो कोई नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, हमें उससे क्या लेना देना, कुछ भी है, बस ए को उठा के वैसे ही काउंट कर लो ऐड करने में। 1 2 3 -2 1 एंड 4 प्लस आगे सी की वैल्यू है 2 1 -1 3 1 एंड -2। ये आंसर है। अब क्या हो गया, ये तो इसी तरह रहेगा ए बी एंड सी 3 4 एंड 5 उसी तरह रहेगा, प्लस 1 में 2 ऐड करोगे भाई 3, 2 में 1 ऐड करोगे भाई 3, 3 में से 1 जाएगा तो भाई 2 रह जाएगा, -2 और 3, 3 में से 2 निकाल दो 1 रहेगा, 1 में 1 ऐड कर दो 2 हो जाएगा, 4 में से 2 निकालोगे तो 2। ये आंसर आ गया। अब हमने अगेन इन दो मैट्रिक्स को ऐड करना है। भाई इस पूरी एक्सरसाइज में हम कर क्या रहे हैं? हम दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट ही तो कर रहे हैं, बस और क्या किया है, या एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो एक की तो कंसेप्ट बार बार इस एक्सरसाइज में यूज हो रहा है। तो बकाया मुझे मुझे देखें, अगर ये लिखा होता 2 + 3 + 5 तो छोटी क्लास में आपको यूज करवाया गया था, क्या बट मैं सूट लगा लो, लगा ले इसको, ब्रैकेट पहले हल कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 5 8 हो जाएगा ना, 8 हो जाएगा ना। और 8 देखो लिखा हुआ, वाह क्या बात, 8 ये हो जाएगा, और +2 और अब कितना आ जाएगा 10। वही तो काम यहाँ पर भी कर रहे हैं हम भाई। क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को ऐड करना तो हमने सीख चुके हैं, तो पहले उसको हल कर लो, ऐड करना है। अब 3 में ए में 3 ऐड करोगे तो a + 3 लिख लो, या 3 + a लिख लो, कोई मसला नहीं है। b में 3 ऐड कर लो तो b + 3 लिख लो, c में 2 ऐड कर लो तो c + 2 लिख लो, और 3 में 1 ऐड होगा तो 4, 4 में 2 ऐड होगा तो 6, और 5 में 2 ऐड होगा तो 7। ये मेरे पास LHS का आंसर निकल कर आ गया। अब आते हैं अपनी RHS की तरफ। RHS क्या कहती है? RHS ये कहती है कि a + b + c। भाई तो वैल्यू पुट कर दो ना, पहले ब्रैकेट लगाओ, a की वैल्यू क्या है a b एंड c, b की वैल्यू क्या है, सॉरी a की वैल्यू 3 4 5, प्लस b की वैल्यू लिखो 1 2 3 -2 1 एंड 4, और प्लस ये आगे इसकी वैल्यू 2 1 -1 3 1 -2 ऐड कर लो। अच्छा ये यहाँ पर से लाइन समझे, ऐड कर लो भाई, ए में 1 ऐड होगा तो a + 1, b में 2 ऐड होगा तो b + 2, c में 3 ऐड होगा तो c + 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 4 में 1 ऐड होगा 5, 5 में 4 ऐड होगा तो 9। ठीक हो गया, प्लस आगे ये वाला मैट्रिक्स 2 1 -1 3 1 -2 ऐड कर लो। a+1 में आपने 2 ऐड करना है, तो कांस्टेंट आपस में ऐड हो सकते हैं ना भाई, उनको ऐड कर दो, 2 + 1 3 हो जाएगा ना, तो a + 3 हो गया, 2 + 1 3 हो जाएगा ना, तो b + 3 हो जाएगा, c लिखकर 3 में से 1 जाएगा तो 2 रह जाएगा। अच्छा 1 में 3 ऐड होगा 4, 5 में 1 ऐड होगा 6, 9 में से 2 जाएगा तो 7। ये अपना किसका आंसर आ गया? RHS का। अब LHS और RHS को कंपेयर करो जरा, और मुझे तो आंसर बराबर नजर आ रहा है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है और दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि LHS बराबर हो गई है RHS के। इसका मतलब हो गया कि ये जो लॉ है कि a + b + c बराबर है a + b + c के, बिल्कुल ये 100% सत्य है, सच है, 100% यही बात है। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 3 है एडिटिव इनवर्स के ऊपर। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? सबसे पहले मैं सपोज करो एक नंबर है, लेट से, अभी नंबर की बात करता हूँ, मैट्रिक्स को छोड़ो थोड़ी देर के लिए, नंबर की बात करते हैं। लेट a b यानी नंबर, ए बी यानी नंबर, सपोज करो ए कोई भी नंबर है, ठीक है, तो दी एडिटिव देन बी, ये ए नंबर था, लेट ए बी यानी नंबर, देन बी इज सेड टू बी, पहले जरा लिख लेने दो इंग्लिश फिर आपको समझा देता हूं। सेड टू बी एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इफ
ये जो बी है ये ए का एडिटिव इनवर्स उस वक्त होगा जिस वक्त मैं इन दोनों को ऐड करूं तो जवाब क्या निकल कर आ जाए, 0। मतलब ये है कि एक नंबर को दूसरे नंबर में ऐड करो, एक नंबर को किसी दूसरे नंबर में ऐड करो और जवाब क्या निकल कर आ जाए, 0। तो मैं ये कहता हूँ कि ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। अब खुद सोच कर देखो, 2 में मैं क्या ऐड करूं आंसर 0 आ जाए। सर 2 में क्या ऐड करें कि आंसर 0 हो जाए? हाँ सर -2 कर दें, सीधी सी बात है। 2 में -2 ऐड करें 0 हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल। तो सर क्या 2 का एडिटिव इनवर्स -2 है? मैंने कहा हाँ। सर क्या -2 का एडिटिव इनवर्स 2 है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही है। तो ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। सिमिलरली मैंने कहा 1/4 में मैं क्या ऐड करूं आंसर 0 आ जाए। तो जो ऐड करेंगे ना वो इसका एडिटिव इनवर्स होगा। सर -1/4 ऐड करें ना? मैंने कहा हाँ। तो मैं ये कहूंगा कि 1/4 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -1/4 एंड -1/4 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/4। ये बात समझ आ गई? क्लियर? इसका मतलब है कि a का एडिटिव इनवर्स -a हो जाएगा सर। अब सेम प्रोसीजर यहां पर होगा। अगर मैट्रिक्स में रख दूं, उस मैट्रिक्स में मैं क्या ऐड करूं कि आंसर 0 हो जाए? एडिटिव इनवर्स ही है ना। एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन ही ये है कि दो चीजें एक दूसरे की एडिटिव इनवर्स होगी, अगर उन दोनों को क्लब कर दो, कंबाइन कर दो तो जवाब 0 आ जाए। तो खुद सोच कर देखो, ए में कौन सा मैट्रिक्स ऐड करूं सर? -a है ना। ए में -a, तो -a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। सो गिवन, तो इस क्वेश्चन को मैं दो तरीकों से आपको करवा कर बताता हूँ, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। पहले तो सिंपल सा ये जो मेथड है इसी देख लेते हैं कि एज टू मैट्रिक्स आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ देयर एडिशन इज 0 या नल मैट्रिक्स। तो हम ये लिखेंगे एज फॉर एडिटिव इनवर्स मैट्रिसेस देयर एडिशन शुड बी 0। ठीक है, सही है। अब लेट कर लेते हैं कि B एक मेरे पास मैट्रिक्स है, लेट B इज एडिटिव इनवर्स, लेट B इज एडिटिव इनवर्स ऑफ A। अगर B एडिटिव इनवर्स है तो हमने अभी सीखा है कि A को B में ऐड करेंगे तो नल मैट्रिक्स आएगा, और ऐड हो रहे हैं डेफिनेटली A और B ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब है कि मैट्रिक्स को 2/2 होगा, और रिजल्ट ऐड होने के बाद भी ऑर्डर तो चेंज नहीं होता ना, तो ऑर्डर मतलब वही रहेगा, तो नल मैट्रिक्स आएगा 0 0 का। ठीक है, तो यहां से बी की वैल्यू क्या निकल आएगी? बी की वैल्यू सर जी ये नल मैट्रिक्स इधर ही रहेगा, ए को उठाकर आप इधर ले आए हो ना, ए की वैल्यू कितनी है? 3 4 6 एंड 2। तो यहां से क्या निकल आएगा? ये हो जाएगा जी -3, ये हो जाएगा -4 -6 एंड -2। सिंपल सी बात है कि बी इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -3 -4 -6 एंड -2। ये आपके पास आंसर है। बट चूंकि ये क्वेश्चन अब आपके पास एमसीक्यूज में आना है और इसको इतने लंबे तरीके से करने की जरूरत क्या है? ठीक है, तो डायरेक्ट इसको करने का तरीका ये है कि यहां पर देखा होगा आपने, जिस वक्त हमने कहा था कि ए और बी एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है, ए और बी एक दूसरे के एडिटिव, मसलन छोड़े इसको भी दफा करें, लिखते हैं अंदर 2 प्लस यहां पर क्या किया था हमने? 0 -2 ऐड किया था ना। तो इन दोनों का क्या चेंज है? न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम है, सिर्फ साइन एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, साइन तो चेंज है ना, माइनस है और एक के साथ प्लस है। तो सिमिलरली यहां पर ए है, ए आपके पास 3 4 6 एंड 2, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स है वो -a होगा ना, -a ही तो होगा, और जब -a होगा तो माइनस यहां भी लगेगा, और क्लियरली अब ये माइनस सारे के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -3 -4 -6 एंड -2। दिस इज दी अवर आंसर। ये देखें, दोनों को कंपेयर करें जरा, सेम है। तो डायरेक्ट आप उनका साइन भी चेंज करके आप अपना हासिल कर सकते हैं आंसर। यहां पर फॉर एग्जांपल अगर मैं डायरेक्ट बात करता हूं तो क्लियरली जो पहला एलिमेंट है वो a है, तो क्या हो जाएगा? -a। दूसरा -a है तो +a हो जाएगा, ये +b है तो -b हो जाएगा, ये -c है तो +c, ये -a हो जाएगा। नेक्स्ट वाला ये जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -a to प्लस b, मतलब साइन चेंज कर रहे हैं ना आप, तो ये -l हो जाएगा, ये -m हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? -n। दिस इज अवर आंसर। अब कहता है शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर एडिटिव। अब वही बात जो मैंने आपको पहले बताई है, अगर मुझे शो करना पड़ जाए कि दो चीजें एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है तो क्या करेंगे? पहली चीज जमा दूसरी चीज, आंसर क्या आना चाहिए? 0। ठीक है ना। तो यहां पर भी एज लिखेंगे, एज सम ऑफ, एज फॉर एडिटिव इनवर्स मैट्रिसेस क्या होना चाहिए? a + b = 0 मैट्रिक्स, मतलब नल आना चाहिए ना। तो यहां पर a लिख लो 1 -2 3 प्लस b लिख लो -1 2 -3 = नल मैट्रिक्स।
1 माइनस 1 0, माइनस 2 प्लस 2 0, 3 माइनस 3 0। इसको इसमें ऐड किया है, आंसर 0 आ गया। तो जब भी किसी दो चीज़ों को जमा करने पर आंसर 0 आ जाए वो क्या होते हैं? एडिटिव इनवर्स। दिस इंप्लाइज ए एंड बी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक हो गया जी, क्लियर। अब सी वाले क्वेश्चन को आ जाते हैं। इसका जो दूसरा पार्ट है, सॉरी, इन दोनों के लिए भी वही काम करेंगे। सी प्लस डी देखेंगे, और सी प्लस डी अगर देखें, ए माइनस ए 0, माइनस बी प्लस बी 0, माइनस सी प्लस सी 0, डी माइनस डी 0। तो क्लियरली हम ये कहेंगे कि सी एंड डी आर दी एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब ए और एफ को शो करना है तो वही काम करेंगे, ए प्लस एफ करेंगे। और अगर ए प्लस एफ का आंसर 0 आ गया, एक भी ऐसा एलिमेंट जो 0 ना हुआ है, इट मीन्स कि वो नल मैट्रिक्स तो नहीं है, तो वो एडिटिव इनवर्स नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखें, 1 में से -1 गया 0, -2 में 2 गया 0, -4 में 4 ऐड किया 0, 2 में से 2 गया 0, 1 में -1 ऐड किया 0, 3 में से 3 गया 0, -3 में 3 ऐड किया 0, 4 में से 4 गया 0, क्लियर, देख ले 0 आ गया। सपोज करो यहाँ पर लिखा हुआ था -2 और हमारे पास आंसर में क्या लिखा हुआ ना था -4। अब ये एक दूसरे के, हम ये कहते हैं कि ए add a plus b is not equal to 0, null matrix नहीं है। this implies a and f are not the additive inverse, but चूंकि ऐसा केस तो यहाँ पर है नहीं, तो इसलिए ये भी क्या आ गया 0। तो हम ये कहेंगे कि a and f are the additive inverse of each other। तो यहाँ तक इस लेक्चर में हमने आपकी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन है आपका, जो चीज़ किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई है, जो भी कमेंट है आपका, वो आप कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़। आप अपनी तैयारी अच्छे से जारी रखें, मेहनत करें। अल्लाह पाक किसी की मेहनत को भी ज़ाया नहीं करता। अपने अल्लाह पर यकीन रखें और अपनी मेहनत खूब करें, ताकि जो आपका ये जो टाइम है स्टडी का, ये जो जर्नी है, ये जब आप इसको बाद में बैठे याद कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जहाँ पर आपका जो गोल है उधर पहुँच जाए, तो आप कहें यार हाँ यार हम स्टडी कर रहे थे और इसी गोल के लिए, और आज हम अल्लाह ने किया कि इस जगह पर पहुँचाया। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़, फॉर योर गोल्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।